हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टेप नेक्स्ट स्टेप पर। दोस्तों मैं हूं रमेश चौधरी और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 9 सेकेंडरी ऑक्यूपेशन द्वितीयक व्यवसाय। दोस्तों आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे, पीछे वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था प्राथमिक व्यवसाय के बारे में, आज अपन पढ़ेंगे द्वितीयक व्यवसाय के बारे में। द्वितीयक व्यवसाय कौन से व्यवसाय को कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। दोस्तों अपन ने जब चर्चा की थी मानव के आर्थिक क्रियाकलाप, तो अपन ने मानव के क्रियाकलापों को 5 वर्गों में बांटा था, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। फिर अपन ने आगे वाले लेसन चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था प्राथमिक व्यवसाय, जिसमें आखेट, खनन, पशुपालन, मत्स्य पालन, लकड़ी काटना, कृषि करना, इन सबको पढ़ा था। अब अपन पढ़ेंगे द्वितीयक व्यवसाय, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, दूसरा आर्थिक क्रियाकलाप का दूसरा प्रकार द्वितीयक व्यवसाय, जिसमें मुख्य रूप से उद्योगों को शामिल किया जाता है। दोस्तों द्वितीयक व्यवसाय जो होते हैं वो प्राथमिक व्यवसाय से कच्चा माल प्राप्त करके उनको परिष्कृत करके वस्तु को तैयार करते हैं, अर्थात प्राथमिक क्रियाकलापों से प्राप्त वस्तु को परिष्कृत या उसे रूप बदलकर मूल्यवान बना देते हैं द्वितीयक व्यवसाय। अर्थात जैसे कि मान लीजिए प्राथमिक व्यवसाय में कृषि की गई और कृषि करके गन्ने का उत्पादन हुआ, फिर वही गन्ना द्वितीयक व्यवसाय में जाता है अर्थात उद्योगों में जाता है और उस गन्ने से चीनी बन जाता है, तो उसका मूल्य बढ़ जाता है, उसे परिष्कृत किया जाता है, तो वो होते हैं द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय को उद्योग या विनिर्माण उद्योग भी कहा जाता है। अब अपन देखते हैं द्वितीयक व्यवसाय के प्रमुख समूह है। द्वितीयक व्यवसाय को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 10 समूह इसके बनाए गए हैं, या अपन ऐसे भी कह सकते हैं द्वितीयक व्यवसाय के समूह को बताइए, या फिर उद्योगों में निर्माण होने वाली वस्तु की प्रकृति के आधार पर उद्योगों को अपन डिवाइड कर सकते हैं। अर्थात उद्योग जो है वो किसी वस्तु का निर्माण करते हैं और वस्तु का जो निर्माण करते हैं, हर उद्योग जो वस्तु का निर्माण करता है उसकी एक प्रकृति होती है वस्तु की, वो अलग होती है। मान लीजिए कुछ उद्योग है जो कपड़े का निर्माण करते हैं, कुछ उद्योग बिस्किट का निर्माण करते हैं, कुछ उद्योग मशीनरी का निर्माण करते हैं, तो अलग अलग जो है जो प्रोडक्ट है उनकी प्रकृति जो है अलग अलग है। इसी तरीके से द्वितीयक व्यवसाय को 10 समूह में बांटा गया है। वे सब उद्योग जो मशीनरी का निर्माण करते हैं उनको इंजीनियरिंग उद्योग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। मशीनों का निर्माण करते हैं वो इंजीनियरिंग उद्योग में शामिल होते हैं। इसी प्रकार वे सारे उद्योग जो अलग से किसी वस्तु का निर्माण करते हैं वो निर्माण उद्योग आ गए, यानी कि जैसे मान लीजिए भवनों का बनना, रेल मार्गों का बनना या सड़कों का बनना, पुल, फ्लाईओवर, ये सब बनना, यानी कि निर्माण हो रहा है, तो वो सब किस में आएंगे, निर्माण उद्योग में। तीसरा आता है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनती है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनते हैं, जैसे कि टीवी, फ्रिज, कूलर, ऐसे, उन सबको इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में शामिल किया जाएगा। फिर आता है आपका रासायनिक उद्योग, जिसमें रसायन का निर्माण होता है, जैसे कि नमक उद्योग, प्लास्टिक रंजक उद्योग, तो ये रासायनिक उद्योग में शामिल किया जाता है। फिर इसके बाद में आता है शक्ति उद्योग, शक्ति, पावर, एनर्जी, ऊर्जा, जो ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, ऐसे उद्योग जो ऊर्जा का, एनर्जी का उत्पादन करते हैं, वे सब शक्ति उद्योग के अंतर्गत शामिल किया जाते हैं, जैसे कि जल विद्युत है ना, सौर ऊर्जा, ये सब। फिर इसके बाद में आता है वस्त्र उद्योग, जो वस्त्र का निर्माण करते हैं, कपड़े का निर्माण करते हैं, जैसे कि रेशमी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, ये सब वस्त्र उद्योग में शामिल होते हैं। फिर अगर 7वां अपन रूप देखें तो वो है उद्योगों का भोजन में पेय पदार्थ बनाने वाले उद्योग। तो भोजन यानी कि खाद्य सामग्री बनाने वाले उद्योग, खाद्य और पेय पदार्थ बनाने वाले उद्योग, जैसे कि मान लीजिए बिस्किट है ना, और बहुत सारे पेय पदार्थ जैसे कि कॉफी, कोकोआ है ना, तो ये सब क्या इसमें शामिल किए जाएंगे, भोजन व पेय पदार्थ उद्योगों में। फिर आगे वाले की बात करें अपन तो धातु कर्म उद्योग, जो धातुओं का निर्माण करते हैं, अलग अलग प्रकार की धातुओं का निर्माण करते हैं। इसके बाद में आता है प्लास्टिक उद्योग, जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाते हैं है ना, प्लास्टिक की चीज़ें बनाते हैं, वो प्लास्टिक उद्योग। परिवहन, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन को शामिल किया जाता है, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, इन सबको शामिल किया जाता है। और ये है संचार उद्योग, जिसमें संचार यानी कि कम्युनिकेशन वाले जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो सब संचार उद्योग में शामिल किए जाते हैं। ओके दोस्तों, तो ये थे द्वितीयक व्यवसाय के प्रमुख समूह है। द्वितीयक व्यवसाय को कितने समूह में बांटा गया है, 10 समूह में बांटा गया है। या अपन कह सकते हैं
उद्योगों में निर्माण होने वाली वस्तु की प्रकृति के आधार पर उद्योगों को 10 भागों में बांटा गया है। 10 ऐसे उद्योग हैं, 10 अलग अलग समूह अलग अलग प्रकृति की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो वो 10 है: इंजीनियरिंग उद्योग, निर्माण उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, रासायनिक उद्योग, शक्ति उद्योग, वस्त्र उद्योग, भोजन व पेय पदार्थ उद्योग, धातु कर्म उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, परिवहन व संचार उद्योग। आगे वाला पॉइंट आता है विनिर्माण उद्योग और उनका महत्व है। जैसे कि अपन ने पहले द्वितीयक व्यवसाय की डेफिनेशन देखी दोस्तों, चाहे सेकेंडरी ऑक्यूपेशन की डेफिनेशन दें या फिर उद्योगों की डेफिनेशन दें, बात सेम ही होती है। द्वितीयक व्यवसाय की परिभाषा अपन ने क्या दी कि यह वस्तुओं को परिष्कृत करके उसका मूल्य बढ़ा देते हैं, उपयोगी बना देते हैं। सेम वैसे ही उद्योग भी क्या करते हैं, कच्चे माल को बहुमूल्य वस्तुओं में बदलते हैं, यानी कि कच्चे माल को मूल्यवान बना देते हैं, उपयोगी बना देते हैं। उसे हम विनिर्माण उद्योग कहा जाता है। विनिर्माण उद्योग का तात्पर्य ये नहीं कि एक बहुत बड़े पैमाने के उद्योग से, यह जो उद्योग होता है वो एक छोटे से उद्योग से लेकर बहुत बड़े उद्योग तक हो सकता है। यानी कि एक सुई बनाने वाली कंपनी से लेकर एक बड़े जलयान का निर्माण करने वाली कंपनी भी इसमें शामिल की जाती है। उद्योग, वे सब उद्योग इसमें शामिल किए जाते हैं, लघु कुटीर वृहद सब उद्योग इसमें शामिल किए जाते हैं। अब उनका देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों। किसी भी उद्योग को किसी भी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ कहा जा सकता है, क्योंकि अगर अपन अपने देश से किसी भी उत्पादन को, कच्चे माल को अगर एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, तो उसका मूल्य अपने को कम दिया जाता है, यानी कि विदेशी मुद्रा कम अर्जित होती है। अगर उसी चीज़ को अपन बनाकर वस्तु के रूप में निर्यात करेंगे तो ज़्यादा मूल्य की अपने को इंपोर्ट यानी ज़्यादा मूल्य पर कमा पाएंगे, विदेशी मुद्रा ज़्यादा मिल पाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि भारत से कपास का अपन निर्यात करते हैं, जैसे कि ब्रिटिश रूल भारत में लागू था, ब्रिटिश शासन कंपनी जो है शासन कर रही थी, उस समय भारत से कपास का निर्यात होता था और ब्रिटिश जो कंपनी थी वो मैनचेस्टर से उस कपास से कपड़ा बनाकर फिर भारत में लाकर बेच रही थी। यानी कि भारत से अगर अपन कपास का निर्यात करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि बहुत कम विदेशी मुद्रा अर्जित होगी। और अगर अपन वस्त्र निर्माण उद्योग स्थापित कर देते हैं और उस कपास से वस्त्र बना के फिर एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका मूल्य अपने को ज़्यादा मिलेगा। तो किसी भी देश का विकास औद्योगिक विकास पर निर्भर करता है। किसी भी देश का आर्थिक विकास अगर अपन बात करें तो वो औद्योगिक विकास पर निर्भर करता है। इसलिए किसी भी देश में उद्योगों का विकास होना अत्यंत आवश्यक है। बहुत सारे ऐसे विकसित देश जो उद्योगों के पीछे ही पनपे हैं, जैसे कि अमेरिका, रूस, चाइना, जापान, है ना, ये सब देश जो है उद्योगों में बहुत आगे हैं। इस वजह से इनका विकास तीव्र गति से हुआ है। बात करते हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों, किसी भी उद्योग की स्थापना करने से पूर्व अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको अपन ध्यान में रखकर उस उद्योग की स्थापना करते हैं। बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा गया था, अगर आपको किसी उद्योग की स्थापना करनी है, अर्थात मान लीजिए आपको सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना करनी है, तो आप किस प्रकार के स्थान का चयन करेंगे? या फिर लोहा इस्पात उद्योग की आप स्थापना करना चाहते हैं, आप लोहा इस्पात उद्योग लगाना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार के स्थान का चयन करेंगे? तो दोस्तों, आज अपन यही देख रहे हैं इस अभी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो किसी भी उद्योग को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यानी कि वो चीज़ वहाँ पर उपलब्ध रहेगी तो उद्योग अपने आप ही वहाँ पर लग जाएंगे। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है? तो ये कारक दोस्तों आपके सामने 10 है। पहला है कच्चा माल, दूसरा शक्ति के साधन, तीसरा परिवहन व संचार, चौथा बाजार, पांचवा कुशल श्रमिक, छठा पूंजी, सातवां जलापूर्ति, आठवां जलवायु, तकनीक और सरकारी नीतियाँ। ये ऐसे ही फैक्टर हैं जो किसी भी उद्योग को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, अपनी ओर लाते हैं। यानी कि ये फैक्टर, ये कारक जहां मौजूद होंगे, उद्योग अपने आप ही उस क्षेत्र में स्थापित होने लगेंगे। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी उद्योग की स्थिति या अवस्थिति को प्रभावित करते हैं? कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनको दिमाग में रखते हुए कोई भी उद्योगपति उद्योग स्थापित करने से पहले इनके बारे में विचार जरूर करता है? तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला आता है आपका कच्चा माल। दोस्तों, किसी भी उद्योग को चलाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। जैसे कि मान लीजिए चीनी उद्योग है, तो चीनी उद्योग का कच्चा माल गन्ना होगा। अब ऐसे नहीं कि आप गन्ना यहाँ उत्पादित होता है और चीनी उद्योग अपन बहुत दूर लगा दिए, क्योंकि जब गन्ना काटने के बाद जब उद्योगों में जाता है, पेराई के लिए जाता है, तो अगर उसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो यानी कि कृषि फार्म हाउस से
उद्योग तक पहुंचाने में काफ़ी समय लग जाएगा, जिससे क्या होगा, उसमें सुक्रोज की मात्रा घट जाएगी। यानी कि उसमें जो पानी है, जो मिठास है, सुक्रोज है, उसकी मात्रा घट जाएगी और उस गन्ने से चीनी का उत्पादन कम होगा। तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीनी उद्योग की स्थापना करना चाहता है, उसके माइंड में क्या होगा कि वहाँ पर आसपास में गन्ना उत्पादक क्षेत्र होना चाहिए। ऐसे ही अपन हर उद्योग की बात कर सकते हैं। मान लीजिए सूती आपका लोहा इस्पात उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग का कच्चा माल लोहा, अयस्क और कोयला है। दोस्तों, दोनों ही ये जो है भार ह्रास वाले हैं, यानी कि भार में कमी आने वाले हैं। तो अगर इस कच्चे माल को अपन दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेंगे, अगर परिवहन के माध्यम से भेजेंगे, तो परिवहन का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए उस उद्योग को कच्चे माल के पास में ही, उसकी खदानों के पास में ही, यानी लोहा इस्पात उद्योग को लोहा अयस्क खदानों के पास में स्थापित किया जाता है। उदाहरण के तौर पे समझिए दोस्तों, लोहा अयस्क खदान है, यहाँ पर 100 किलो अयस्क निकाला गया और इस अयस्क को कारखानों में ले जाया गया और वहाँ पर इसे सिर्फ 2 किलो जो है इस्पात प्राप्त हुआ। तो आप सोचिए, अगर 100 किलो को अयस्क को किसी उद्योग में लेकर जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा कितना बढ़ जाएगा। इसलिए इस उद्योग को कहाँ स्थापित करेंगे, जहाँ पर इसका कच्चा माल यानी कि लोहा अयस्क उपलब्ध होगा। तो दोस्तों, पहला पॉइंट यही है अपना, कच्चा माल। किसी भी उद्योग को स्थापित करने से पहले ये ध्यान में रखा जाता है कि उस उद्योग के लिए आवश्यक जो कच्चा माल है वो वहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए। क्लियर दोस्तों। सेकंड पे चलते हैं, शक्ति के साधन। दोस्तों, कोई भी अगर इंडस्ट्री अपन लगाएंगे तो उसमें मशीनों की आवश्यकता होगी और मशीनों को चलाने के लिए एनर्जी, पावर, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ओके दोस्तों, अब ये ऊर्जा के जो साधन है, पेट्रोलियम हो सकते हैं, विद्युत हो सकती है, कोयला हो सकता है, या प्राकृतिक गैस भी हो सकती है, या फिर जलाऊ लकड़ी भी हो सकती है। तो ये जो शक्ति के साधन है ये वहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम उद्योग है, एल्यूमिनियम उद्योग को बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा शक्ति के साधनों की आवश्यकता होती है। तो एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग को वहाँ स्थापित किया जाता है जहाँ पर शक्ति के साधन उपलब्ध होते हैं। ओके दोस्तों, चीनी उद्योग और लोहा इस्पात उद्योग की बात करें तो कच्चे माल के पास में, एल्यूमिनियम उद्योग की अपन बात करते हैं तो वो शक्ति के साधनों के पास में स्थापित किया जाता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो किसी भी उद्योग को स्थापित करते समय ये ध्यान में रखा जाता है कि वहाँ पर ऊर्जा के साधन यानी कि शक्ति के साधन उपलब्ध है या नहीं है। वर्तमान में शक्ति के जो साधन है, जैसे कि विद्युत है, तारों के माध्यम से पहुँचाई जा सकती है, पेट्रोलियम जो है पाइपलाइनों के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। इसलिए इस वजह से उद्योगों का विकेंद्रीकरण भी हुआ है। उद्योग जो है एक जगह केंद्रित न होकर बिखरे भी हैं। तीसरे पे चलते हैं, परिवहन और संचार। दोस्तों, किसी भी उद्योग में परिवहन और संचार का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अपन देख सकते हैं कि उद्योगों में कच्चा माल लाने के लिए और उद्योगों से बना हुआ निर्मित माल मार्केट तक ले जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। ओके दोस्तों। दूसरा, संचार की अगर बात करें अपन तो संचार, कम्युनिकेशन की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। बातचीत करने की, व्यापार में लेन देन करने के लिए कम्युनिकेशन का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए किसी भी उद्योग को स्थापित करने से पूर्व ये ध्यान में रखा जाता है कि वो क्षेत्र परिवहन और संचार के माध्यमों से जुड़ा हुआ है या नहीं है। ओके दोस्तों, फिर आगे चलते हैं अपन बाजार। बाजार की क्या वैल्यू होती है दोस्तों? किसी भी उद्योग में वस्तुओं का निर्माण होता है और वस्तु को बेचने के लिए मार्केट की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, उद्योगों की स्थापना यह दिमाग में रखकर की जाती है कि उसके आसपास में बाजार उपलब्ध होना चाहिए और उस बाजार में रहने वाले लोगों की क्रय शक्ति भी अधिक होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए दक्षिणी पूर्वी एशिया या फिर दक्षिणी एशिया में जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर बहुत बड़े विशाल बाजार है ना। तो ऐसे बाजार भी ध्यान में रखा जाता है। फिर आगे वाले की बात करें अपन तो आता है कुशल श्रमिक। तो दोस्तों, अगर किसी भी उद्योग को अपन स्थापित करेंगे तो उस उद्योग को चलाने के लिए अपने को श्रमिकों की आवश्यकता होगी। ये कुशल, अकुशल, अर्धकुशल जो श्रमिक है यही अपने उद्योग को आगे बढ़ाएंगे। तो उद्योग को स्थापित करने से पूर्व ये ध्यान में रखा जाता है कि उस उद्योग के लिए कुशल व अकुशल श्रमिक बहुत सस्ते दरों पर उपलब्ध हो जाए। जैसे कि मान लीजिए महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ श्रमिक उपलब्ध होने की वजह से, गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ श्रमिकों के उपलब्ध होने की वजह से। फिर अपन बात करते हैं पूंजी। आगे वाला फैक्टर आता है पूंजी। दोस्तों, किसी भी उद्योग, किसी भी देश में उद्योग की स्थापना तभी हो पाएगी जहाँ पर पूंजी उपलब्ध होगी। उन लोगों के पास में उद्योग स्थापित करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होगी, क्योंकि किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, निवेश की आवश्यकता होती है। इसलिए उद्योग की स्थापना वहीं पर हो पाएगी जहां पर पूंजी उपलब्ध होगी।
फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं जलापूर्ति। जल की आपूर्ति भी सुनिश्चित होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे उद्योग है जिनको जल बहुत अधिक मात्रा में चाहिए, जैसे कि लुगदी उद्योग, कागज उद्योग, चर्म शोधन उद्योग, चमड़ा शोधन उद्योग। तो इनके लिए क्या जल बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए ये उद्योग वहीं स्थापित किए जाते हैं जहाँ पर जल की आपूर्ति हो। फिर इसके बाद में आता है जलवायु। दोस्तों जलवायु भी एक मुख्य फैक्टर है जो किसी भी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करता है। जैसे कि मान लीजिए सूती वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए उष्ण आर्द्र जो जलवायु है उसकी आवश्यकता होती है, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ये शुष्क जलवायु में अच्छी तरीके से विकसित नहीं हो पाता है। इसलिए ऐसे ही जैसे कि मान लीजिए मुंबई में और कैलिफोर्निया में सिनेमा उद्योग विकसित हुआ है, उसका भी कारण क्या है? जलवायु। अनुकूल जलवायु होनी चाहिए। इसके बाद में आता है तकनीक। दोस्तों उद्योग को चलाने के लिए तकनीकी ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। मॉडर्न मशीनों को चलाने के लिए तकनीक और टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। इसलिए उद्योग अधिकांश उन देशों में पनप जाते हैं जहां पर टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी हो। फिर इसके बाद में आती है लास्ट आखिरी सरकारी नीतियाँ। दोस्तों किसी भी उद्योग की स्थापना को हतोत्साहित या प्रोत्साहित कर सकती है सरकारी नीतियाँ, क्योंकि किसी भी देश की सरकारी नीतियाँ उस उद्योग को बढ़ावा देने वाली भी हो सकती है और उस उद्योग को कम करने वाली भी हो सकती है। तो उद्योग वहीं पर स्थापित होते हैं जहाँ पर सरकारी नीतियाँ उद्योगपतियों को लाभ देने वाली हो, यानी सरकार के द्वारा जो बनाई गई नीतियां है वो उद्योगपतियों को लाभ देती हो, उद्योगों को लाभ देती हो, वहीं पर उद्योग विकसित हो पाते हैं। तो दोस्तों ये 10 ऐसे ही फैक्टर थे जो किसी भी उद्योग की अवस्थिति, स्थिति, लोकेशन, उपस्थिति को प्रभावित करते हैं। ओके दोस्तों, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अपन ने पढ़ा द्वितीयक व्यवसाय किसे कहते हैं, विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, विनिर्माण उद्योग के समूह पढ़े पढ़ने, और ये पढ़ा उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। कल अपन पढ़ेंगे या नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे उद्योगों का वर्गीकरण। ओके दोस्तों।